नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आराधना सोनी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से या जो भी फिजिक्स और साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये वीडियो में जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एग्जाम्स में अधिकतर पूछे गए हैं। जो भी पटवारी, आरपीएससी, यूपीएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, चलती बस से कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है? क्या कारण है? संवेग के कारण, बल के कारण, जड़त्व के कारण या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा जड़त्व के कारण। इसका आंसर होगा सी। आगे है अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार कितना होता है? अधिक, कम, उतना ही, शून्य। क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है इसलिए उसका भार शून्य होगा, क्योंकि त्वरण भी शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूछा है कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? पूछा है दर, बल, ऊर्जा, शक्ति या दाब। तो कार्य करने की दर यानी इकाई समय, एकांक समय की बात हो रही है। हमेशा बताती हूँ दर यानी कि समय का भाग लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा? शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पिंड नियत वेग से गतिशील है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, फिर उसका आंसर दीजिए। नियत वेग से गतिशील है तो उसका उस पर लगने वाला बल क्या होगा? गति की दिशा में होगा, गति के विपरीत दिशा में होगा, परिणामी बल शून्य होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नियत वेग से गतिशील है दोस्तों, इसलिए उस पर परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि त्वरण जीरो यानी कि बल जीरो। अगला प्रश्न, बंदूक से गोलियां दागने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका अनुभव क्यों करता है? कौन सा नियम है न्यूटन की गति का? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, जब भी हम किसी चीज को खींचते या दबाते हैं तो संचित ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा, कार्य, बल या वेग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब तीर को छोड़ा जाता है तो उसे गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमेशा बताया मैंने, जब भी किसी चीज को खींचा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर भी धनुष की स्थितिज ऊर्जा, ए आंसर होगा इसका दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, जूल प्रति सेकंड, किलोवाट, घंटा या न्यूटन? शक्ति का मात्रक होता है बी, जूल प्रति सेकंड, क्योंकि शक्ति का सूत्र क्या है? W/T, कार्य बटा समय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या अभिप्राय है? कुल ऊर्जा संरक्षित, कुल स्थितिज ऊर्जा संरक्षित, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित या कुल सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, जूल या कैंडेला? बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा भी गया है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक है? अधिकतर पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। वर्ष की वजह से बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में समय पर टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी को नापने का एक मात्रक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल या दुर्बल बल? तो ये होगा स्थिर विद्युत बल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू K/Q1/Q2/R²। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? दोनों आवेश, और R² क्या है? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। K स्थिरांक है और F बल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केले के छिलके से व्यक्ति का फिसलना है। असंतुलन, घर्षण बल की अनुपस्थिति, अभिकेंद्रीय बल या कोई नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों घर्षण बल की अनुपस्थिति। घर्षण नहीं होगा तो हम लोग संतुलित अवस्था में खड़े नहीं रह सकते हैं। घर्षण की वजह से ही हम लोग सड़क पर चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कौन करता है? बी, डायनेमो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है? कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, हीटर का जलना या बर्फ का पिघलना? इसका आंसर होगा दोस्तों कोयले का जलना। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ से मिलता है हमें? F=mg। यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? F/m, यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण यानी कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? सौर सेल, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाना, ये कौन सा वेग है? यानी कि जहाँ तक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसके बाद पार करके फ्री हो जाना, ये पलायन वेग होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा सी, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसके भार में आई कमी किसका सिद्धांत है? ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो उत्प्लावन बल की परिभाषा भी देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपड़ों पर से साबुन द्वारा मेल हटाने का उदाहरण है केशिकातु, पृष्ठ तनाव, शांता या कोई नहीं? पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बी, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव की बाहरी सतह का अपने क्षेत्रफल को संकुचित रखना ही पृष्ठ तनाव है। लैंप की बत्ती में से तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है सी, केशिकात्व का। केशिकात्व यानी कि पतली पतली नलियों में से द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पुल को पार करते समय सैनिक टुकड़ी कदम मिलाकर नहीं चलती, क्यों नहीं चलती है? क्या हो जाएगा? अनुनाद ना हो, शोर ना हो, प्रतिध्वनि उत्पन्न ना हो या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ए, अनुनाद ना हो। अनुनाद हो जाएगा अगर तो बहुत ही तीव्र गति से कंपन उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से वो पुल टूट सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ता है। तो ये कौन सा गुण है? ऊष्मा की वजह से ही उसका तापमान बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक निम्न में से क्या है? जूल, कैलोरी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, क्योंकि जूल और कैलोरी दोनों ही ऊष्मा के मात्रक है। इनका संबंध होता है 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिघलते हुए बर्फ के ताप को कहा जाता है हिमांक, गलनांक, क्वथनांक या भाप बिंदु? तो इसे कहा जाता है हिमांक। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त में से ऊष्मा का चालक पदार्थ नहीं है। मानव शरीर, जल, कांच या धातु? तो सभी गर्म होते हैं सिवाय कांच के। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांच, सी इसका आंसर हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण की विधि नहीं है, चालन, संवहन, विकिरण या प्रसारण? तो चालन भी है, संवहन भी, विकिरण भी है, पर प्रसारण इसकी एक ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वस्तु की ऊष्मा की हानि की दर तापांतर के समानुपाती होती है। यह किसका नियम है? न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम या पास्कल का नियम? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, और ये दिया था न्यूटन ने, न्यूटन के शीतलन का नियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण का नियम है? शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय? तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वही हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम देता है। किसी निकाय पर खर्च की गई ऊर्जा उसमें परिवर्तन हुई ऊर्जा और कार्य के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक प्रसारित किया जाता है। अचानक प्रसारित किया जाता है तो कौन सा? जब भी अचानक झटके से एकदम से आए तो हमेशा रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा होती है ना तो ऊष्मा अंदर आ सके ना ही ऊष्मा वातावरण में बाहर जा सके। ठीक है, तो ये एक अचानक प्रसारित होती है तो ऊष्मा को ना अंदर आना और बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। ये रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें कहा जाता है? इन्हें फोटोन कहा जाता है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की दुगनी होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए या उपरोक्त सभी? तो कम से कम उसकी लंबाई आधी होनी चाहिए, तब हम पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रकाश की किरण का विरल माध्यम से सगल माध्यम में जाने पर अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाना, ये कौन सी घटना है? ये है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन या प्रकीर्णन? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं।
हीरा अत्यधिक चमकता है, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। दो उदाहरण दिए हैं, हीरा चमकता है, रेगिस्तान में मरीचिका, यानी कि हमें आभासी पानी और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये किस घटना का उदाहरण है? ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? ये है प्रकाश का व्यतिकरण। सामान्य नेत्र के लिए आँख के निकट बिंदु यानी कि आँख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कि हम पास कम से कम न्यूनतम कौन सी दूरी तक पास में देख सकते हैं? तो वो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, बी। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देना परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना कौन सा दोष है? तो हम पढ़ लेते हैं कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि दूरदृष्टि दोष नहीं। इसका आंसर होगा ए, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक है जूल प्रति कूलम। हाँ, ये भी है, वोल्ट भी है, यानी कि सी उपरोक्त दोनों, क्योंकि वी की वैल्यू होती है W/Q, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलम, तो जूल प्रति कूलम, और V का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, बी इसका आंसर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो डेनियल भी है, वोल्टीय सेल भी है, पर लेक्लांशी सेल नहीं है। वाहनों में प्रयुक्त बैक्टीरिया भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेक्लांशी सेल प्राथमिक सेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम इसके अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार होता है V = IR, यानी धारा गुणा प्रतिरोध। और अगर हम प्रतिरोध को एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा V/I, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अनओमीय प्रतिरोध है तांबा, एल्यूमिनियम, डायोड या मैग्नीज। डायोड अनओमीय युक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। धारा मापने की युक्ति निम्न में से है। धारा किसके द्वारा नापी जाती है? अमीटर द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर विभव मापी जाता है, विभवांतर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चुंबकीय क्षेत्र नापने के मात्रक हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या केवल चुंबकीय पदार्थ। तो उन्हें कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। दरवाजों को स्वचालित रूप से खोलने व बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसे उपयोग किया जाता है? प्रकाश विद्युत सेल, ट्रांजिस्टर, लेजर लाइट या एक्स किरण। तो प्रकाश विद्युत सेल, इसमें आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि है? ऊर्जा, वेग, बल, आघूर्ण या संवेग। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग का अनुपात अगर हम करें तो P की वैल्यू होती है m/v, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। अगर हम इसमें वेग का भाग लगा दें तो हमारे पास द्रव्यमान आ जाएगा। इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान, ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन बराबर mg के होगा, और mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 × 10, क्योंकि g की वैल्यू होती है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से 10 न्यूटन इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग, यहाँ पर आइसबर्ग है, आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर तैरता है? तो 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर की ओर तैरता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, नाभिकीय विखंडन क्रिया हो रही है, रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का सृजन होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, ये 2 बार अपकेंद्रीय आ गया, या गुरुत्वीय बल। तो इसका आंसर होगा
अपकेंद्रीय बल। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु, निर्वात, जल या इस्पात। तो इस्पात यानी लोहे में ध्वनि सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलती है। केल्विन पैमाने में शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में पूछा जाए हमसे तो कितना आ जाएगा? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। पास आती हुई रेल की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, घटना कौन सा है? आवाज़ बढ़ना, आवृत्ति बढ़ना या तीव्रता बढ़ना, ये डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव भी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? हवा में नमी की कमी होती है, तापमान उच्च रहता, आकाश साफ नहीं होता या वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो इसका आंसर होगा तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बन पाती। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों या कोई नहीं? तो अनुप्रस्थ तरंग, जिसकी दिशा में ही कंपन की दिशा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? सभी को पता है सूर्य ग्रहण, तो याद होना भी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष किस कारण होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या परावर्तन और अपवर्तन? तो इसका आंसर होगा परावर्तन व अपवर्तन। यहाँ पर दोनों क्रियाएं होती है, इस वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक के साथ हमारे आँख की रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, ग्राम्बेल या एडिसन? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। यदि हम कार में चल रहे हैं, आसमान से बिजली गिरने वाली है, तो सुरक्षित करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कार की खिड़कियों को बंद कर देंगे या खोल देंगे या कार से उतर जाएंगे या उसके नीचे छुप जाएंगे। तो बिजली गिरते समय हमेशा हम कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, ताकि सारा जो भी आवेश है वो धरती पे यानी कि अर्थिंग हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये मैं आगे प्रोत्साहित होती रहूँ और आपको आने वाली वीडियोस बनाती रहूँ। अगला प्रश्न है हमारा, अति चालकता का प्रमुख लक्षण क्या है? अति चालकता यानी कि उच्च पारगम्यता, आवेश बहुत ही अधिक पारगम्य हो जाए तो ये अति चालकता कहलाती। मतलब इसमें से चुंबकीय रेखाओं को अधिकतम पारगम्यता मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी होती है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर या इन्वर्टर? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है 0, 1, 1 से कम या अनंत? अनंत होता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टंगस्टन, बी डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है या एसी को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है? एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करता है या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये क्या करता है? एसी को घटाता और बढ़ाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन? किसने की थी? न्यूटन की खोज की थी, सी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वॉट, चैडविक या रदरफोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फैदम किसकी इकाई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फैदम समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदम में।
डायोड वह युक्ति है जो धारा को प्रवाहित होने देती है केवल एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इस कोई नहीं, इसका आंसर होगा दोनों दिशाओं में, बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? सीवी रमन, भाभा, चंद्रशेखर या खुराना? इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रशेखर, सी। सॉरी, इसका आंसर होगा दोस्तों सीवी रमन। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? चंद्रशेखर, फैराडे, न्यूटन या एडिसन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, इसने तीनों गति के नियम दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर, बी इसका आंसर होगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि जो ठंडा करने वाला तंत्र वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चालन, संवहन, विकिरण या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन, बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, 13वें नंबर पर आता है ये परमाणु क्रमांक में। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन, विखंडन, रेडियोएक्टिव विखंडन या द्रव्यमान क्षति? तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीथेन किस के वायुमंडल में उपस्थित होती है? चंद्रमा, सूर्य, मंगल या बृहस्पति? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति। रेडिएटर का कार्य क्या है? इंजन को गर्म करना, ठंडा करना, इंजन को स्टार्ट करना, स्पीड को बढ़ाना? तो इसका आंसर होगा इंजन को ठंडा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तो प्राप्त ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो भी ध्रुवों की संख्या दो ही होगी, डी इसका आंसर होगा। कितने ही टुकड़े करो हमेशा हमें दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ही प्राप्त होंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? क्योंकि वो समतल है तो उसकी त्रिज्या अनंत ही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, दूर से आने वाले वायुयान की गति व दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? रेडिएटर, रेनगेज, राडार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राडार जो है वो वायुयान की गति व दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। उच्च विभवांतर पैदा करने वाला यंत्र कौन सा है? उच्च विभवांतर पैदा करने वाला यंत्र है वान डी ग्राफ जनित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता मापने की इकाई कौन सी होती है? कैंडला, पिकोमीटर, डायोप्टर या कोई नहीं? तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता नापी जाती है। विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है ओम मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर? तो ये होगा ओम मीटर। अमीटर धारा को नापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को, और गैल्वेनोमीटर भी एक धारा मापी यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है गैल्वेनोमीटर, रेनगेज, रेफ्रिजरेटर या रेडिएटर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेनगेज। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सख्त होती है सड़क से, या सड़क बर्फ से सख्त होती है? बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, बर्फ में अपेक्षाकृत घर्षण कम होता है। इसका आंसर होगा डी। अभी मैंने बताया था घर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं, जब घर्षण ही नहीं है बर्फ में तो हम चल नहीं पाते उसमें आसानी से। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टर द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियर द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? इसका आंसर होगा दोस्तों ये नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा, पानी, ईथर या पारा? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार में पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बी आंसर होगा इसका। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है लाल, नीला, बैंगनी या काला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी। और अगर पूछे सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो लाल, सबसे कम बैंगनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारी वीडियो का, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम या लोहा? हम इसमें तांबे पर टिक कर देते हैं जबकि गलत है, इसका आंसर होगा सी, ए,
चांदी। चांदी ही सबसे अच्छी चालकता वाला तत्व है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है निम्न में से? लोहा, कोबाल्ट, निकल या बिस्मिथ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिस्मिथ। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी इश्यूज़ हैं वो लिख कर भेजिए और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।